महोदय, इस बार तो आपका हाल इतना बेहाल करेंगे कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम क्या-क्या कर देंगे आपके साथ। जी सर, उम्मीद है कि कहीं न कहीं हमारे बारे में आज नहीं तो कल ज़रूर सोचा जाएगा। मुझे अपने सीएम पे भरोसा है। जी, जब उतने सारे मतलब कि महिलाओं के बारे में सुन सकते, समझ सकते, तो मेरे बारे में भी कहीं न कहीं सुनेंगे, समझेंगे। कि जो कुछ अधिकारी हैं ना, वो अपनी वही लूटने के लिए अपनी कुछ कमियों को उनको नहीं दिखा पाते हैं। टीआरई 1 से लेके टीआरई 3 तक हमारे गवर्नमेंट जो है, वो हम लोगों के साथ सिर्फ एक खेल खेल रहा है। ऑफिसर का तैयारी करके आज ऑफिसर बन के बैठे रहते हैं। और जो ऑफिसर बन के इतना दादागिरी दिखा रहे हैं ना, सीट चुरा रहे हैं, उनको उनकी असली औकात तक दिखा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, विधानसभा चुनाव के चंद महीने और रह गए हैं। राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक पार्टी जो है, वो चुनावी मोड में है। यानी बिहार की राजनीति अब चुनाव के चरम पर चढ़ने वाली है। लेकिन अब इस चुनाव के लिए जो मुद्दे हैं, वो बार बार उद्वेलित हो रहे हैं, उफान मार रहे हैं। मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, वो है रोजी और रोजगार का, अगर हम बिहार की बात करें तो। लेकिन रोजगार के मसले पर अगर हम देखते हैं तो भाई, आए दिन पटना का जो गर्दनी बाग है, कहते हैं धरना स्थल है, प्रदर्शन स्थल है, और कई जो सरकार से न्याय मांगने वाले लोग होते हैं, सरकार से जो अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वो इस गर्दनी बाग में आकर आराम से धरना प्रदर्शन करते हैं। आज एक तस्वीर हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कुछ लोग बड़े आराम से यहाँ सो रहे हैं। क्या वजह है, क्यों यहाँ सो रहे हैं घर बार छोड़ के? इधर महिलाएं भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, बच्चियां भी हैं, और सबके हाथों में कुछ तख्तियां हैं। बेटी पढ़ाओ, फिर उसे सड़क पे दौड़ाओ, युवाओं का हक, मारने वालों को वोट नहीं, सप्लीमेंट्री दो या फांसी दो, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सड़क दौड़ाओ। ये जो तख्तियां हैं, बहुत कुछ जो है सवाल खड़ा करती है। तो चलिए हम एक एक करके जानकारी हासिल करते हैं कि माजरा क्या है। सबसे पहले हम जो पीछे बैनर लगा है, ये भूख हड़ताल कब तक, सवाल किया जा रहा है सरकार से। क्यों भाई? जब तक नहीं मिलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट तब तक। यह सप्लीमेंट्री रिजल्ट आखिर है क्या? कुछ जानकारी इसी तरह से हम लेने आज पहुंच रहे हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो मसला है, ये हल क्यों नहीं हो रहा है, क्या माजरा है भाई? युवाओं का हक कौन मार रहा है और किसको आप वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं? जी सर, पहले से तो आपके चैनल को धन्यवाद, और जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। और जहां तक हम लोगों की आवाज़ पहुंच रही है उन सारे श्रोतागणों से इस मामले का मैं स्पष्टीकरण बता दूं कि सरकार रोजगार देने के नाम पर वैकेंसी निकालती है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तक वैकेंसी निकालती है, और उसके बाद सरकार के पास खुद ही इस प्रकार का ब्यौरा नहीं है कि हमारे पास अभी कितने शिक्षक हैं और किस कैटेगरी के हैं। तो सरकार पहले शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की व्यवस्था बनाती है, फिर समायोजन में इसके पहले 2018-19 में जो शिक्षक को बहाली करती है उनको परमानेंट करने की व्यवस्था लाती है। साथ ही साथ टीआरई 3 का अभी प्रक्रिया जारी करती है, बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लेकर के, और परमानेंट शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में 4 कैटेगरी के शिक्षक पूरे विद्यालय में, बिहार विद्यालय में पहुंचते हैं। एक शिक्षा मित्र, एक समायोजन और एक बीपीएससी से शिक्षक पहुंच रहे हैं। ये बीपीएससी का टीआरई का जो खेला है, इसमें सरकार टीआरई का केवल वैकेंसी निकालती है और सीट बचाती चली जाती है। टीआरई 1 में भी सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करती है। टीआरई 2 में गांधी मैदान से बचे हुए 12,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए घोषणा करते हैं, और उसके बाद से तुरंत सरकार बदल जाती है और नीतीश चाचा पलटी मार करके बीजेपी के साथ चले जाते हैं। वो मुद्दा खत्म हो जाता है, और फिर क्या कहते हैं कि हमने टीआरई 2 का बचा हुआ सीट टीआरई 3 में ट्रांसफ़र कर दिया। ये टीआरई 3 में सीट ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें 87,000 सीट पे वैकेंसी निकालते हैं। 66,000 आरक्षण बचा करके और चोरी करते हुए 66,000 सीट पे रिजल्ट जारी करते हैं। उसके बाद 51,000 को नियुक्ति पत्र बांटते हैं गांधी मैदान से, जो पेपर में है, मीडिया में सबके सामने है। उस दिन भी हम लोगों ने भी जाकर के बवाल किया था, और वहाँ जाकर के हम लोगों ने अपनी मांग रखी थी। तेजस्वी यादव ने हम लोगों की बात को उठाया भी था जिस दिन ये नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। तो उसके बाद से जब ये नियुक्ति पत्र बांटते हैं 51,000 का, फिर उसमें भी मल्टीपल सीट, जब आप आवेदन लेते हैं तो आप पोस्ट की वरीयता देते हैं कि एक पोस्ट
का ही चयन होगा, किसी एक पर ही रिजल्ट जारी होगा और एक पोस्ट एक अभ्यर्थी के हिसाब से हम रिजल्ट देंगे। आप उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट देते हैं, मल्टीपल विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर भी देते हैं और फाइनल जाकर के 40,000 अभ्यर्थी, आपके 40,000 समथिंग कुछ अभ्यर्थी जाकर के ज्वाइन करते हैं और उसी कैटेगरी में सामान्य अंक ला करके कुछ बच्चे जो है कि डेट ऑफ बर्थ टाइप से छूट जाते हैं, उतना ही अंक। इतना मामला हो गया, आप लोग कब से हड़ताल पर बैठे? और हम लोग 5 महीने से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसकी मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री सरकार जारी करे, नोटिस जारी करे कि हम इतने सीटों पर सप्लीमेंट्री देंगे। अब ये मुद्दा बीपीएससी के ऊपर खेले। बीपीएससी जब रिजल्ट जारी किया उसके 15 दिन बाद कहता है कि हम हमारे पास 21,000 समथिंग सीटों पर अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं, यदि याचना शिक्षा विभाग के द्वारा से प्राप्त होता है तो हम रिजल्ट जारी। शिक्षा विभाग से बात हुई आप लोगों की? तो हम लोग शिक्षा विभाग एसीएस के पास गए, शिक्षा मंत्री के पास गए, शिक्षा मंत्री के का घेराव किया, यहाँ तक कि हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास से लेकर के विधानसभा तक लेकर के आए। ऑन कैमरा उन्होंने बाइट दिया कि हम जाकर के बीपीएससी को लेटर लिख देंगे और आश्वासन देते आए कि मुद्दा ठीक है, देखते हैं, विचार करते हैं। विचार करते करते अब तक विचार करते चले आए। उसके बाद से अभी भी कोई सुनवाई जब हम लोगों की नहीं लगी तो हम लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा और अब सरकार अनसुनी हो गई है तो हम लोगों ने भी भूख हड़ताल का ठान लिया है। कब से भूख हड़ताल पे हैं? आज हम लोगों का भूख हड़ताल का 3 दिन हो गया है। साथ ही साथ एसीएस महोदय का एक वीडियो प्राप्त हुआ और कल का एक वीडियो है एसीएस महोदय के माध्यम से, ये आप देखिए, इस कैमरे पे मैं वीडियो चला रहा हूँ, मोबाइल में देखिए कि ये क्या कर रहे हैं। ये देखिए, सियार और रुआर रंग नहीं बदलता है, कभी गिरगिट रंग नहीं बदलता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, ऑन कैमरा अपनी बातों को कैसे रखने वाले और अंदर क्या काला छिपाने वाले, इनकी कथनी और करनी कैसी है आपको दिखाते हैं। लेकिन इनके बारे में जो आप कह रहे हैं, इनके बारे में तो कहा जाता है बड़े ईमानदार व्यक्तित्व है। ईमानदारी दिखा रहा है ना। देखिए, हम लोग भी ईमानदारी से बैठे हुए हैं, हम लोग कोई मांग नाजायज नहीं है कि सरकार के पास सीट नहीं होती, अगर सीट की डाटा नहीं होती तो उनकी ईमानदारी के चक्कर में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम इनकी बातों का ही जवाब आपको देंगे। सारे आपके दर्शकगण देखें और मैं इस वीडियो चालू कर रहा हूँ, इसको आप देखिए। ये जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे रुक के मैं उत्तर दूंगा और आप अपने दर्शकों को दिखाइए। आवाज नहीं है क्या? आ रहा है, चालू करो। इस पर मैं बड़े नमन करता हूँ। इधर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शिक्षा से संबंधित विषय पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज सुधारक जो एक और थे, संविधान निर्माता थे, वह दूसरी ओर एक शिक्षाविद थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उनका प्रसिद्ध कथन है, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्गों को यह बताया कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। तो अभी ये कहना है कि शिक्षा वह दूध है जो अपने दबे कुचले लोगों को अधिकार को बताता है। तो क्या हम लोग शिक्षक नहीं हैं? हम लोग भी अपना अधिकार समझ करके यहाँ बैठे हुए हैं। आगे देखिए, भीमराव अंबेडकर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो गरीबों के मसीहा रहे और उन्होंने शिक्षाविद भी रहे और लोगों को अपना अधिकार बताने के लिए। तो हम लोग अपना अधिकार समझ के तो यहाँ बैठे हुए हैं। जब आप जानते हैं कि शिक्षा जो है लोगों को अपने अधिकार बताने के लिए। नहीं, ठीक है, ये जो कह रहे हैं ये संवैधानिक बातें हैं और जो विचार है वो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर भी विधायिका है, ये तो कार्यपालिका का एक अंग है। अब एक बात बता दें तो शिक्षा मंत्री जी हम लोगों के साथ क्या कहते हैं कि एसीएस महोदय से मिलिए। अच्छा। एसीएस महोदय कहते हैं कि शिक्षा मंत्री से मिलिए और हम लोग शिक्षा मंत्री सचिवालय और एसीएस महोदय का चक्कर काटते काटते थक गए। अब तो जाते हैं हम लोग, तो मतलब मिलना ये हो रहा है, बिल्कुल ये हो रहा है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हम दिखाते हैं दर्शकों को कि भाई यहाँ पे जो लोग भूख हड़ताल पर हैं पिछले कई दिनों से, उनकी तबीयत भी नासाज हो गई है और वो अभी इस वक्त अगर कहा जाए तो वो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट है, वहाँ की जो पर्ची है वो मेरे हाथ में है। प्रियंका यादव, ये 26 साल की हैं और ये अभी एडमिट हैं, यहाँ भूख हड़ताल पर थी। अब इनका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन है इसमें कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, क्यों इन्हें एडमिट करवाया गया यहाँ गर्दनी बाग से, और इनका जो है एक एक्सरे रिपोर्ट भी आया है और एक जो है वो ईसीजी यानी ब्लड प्रेशर भी इनका जो है हमेशा फ्लक्चुएट किया है। इसका ईसीजी यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो यहाँ उपलब्ध है।
तो निश्चित तौर पर स्थिति बड़ी नाजुक हो रही है। गर्मी चूंकि बढ़ते जा रही है और हम कुछ महिलाएं हैं जो बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ फिर उसे सड़क पर दौड़ाने की बात की वाली जो तख्ती है वो लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। क्या लग रहा है कि पढ़ाने के बाद सड़क पर दौड़ने वाली स्थिति जो है ये बदस्तूर जारी रहेगी आप लोगों की? सर वो सरकार बताएगी कि हम लोगों को सड़क पे दौड़ाएगी कि या हम लोगों की मांग पूरा करके हम लोगों को स्कूल तक पहुंचाएगी। जी। अब क्या है, उम्मीद है आपको? इतने महीनों से कह रहे हैं भाई कि 5 महीने से हम हड़ताल पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, अपना जूता चप्पल सब घिस रहे हैं, कभी उसके दहलीज पे कभी उसके दहलीज पे। सरकार हमेशा आधी आबादी की बात करती है। नीतीश कुमार हर गांव में हर पंचायत में महिला संवाद यात्रा के लिए एक बस भेज रहे हैं महिला को जागरूक करने के लिए, और कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो गर्दनी बाग में दिन गिन रही हैं। आपको उम्मीद है कि हमारे बारे में सोचा जाएगा? अब जी सर, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारे बारे में आज नहीं तो कल जरूर सोचा जाएगा। मुझे अपने सीएम पे भरोसा है। जी, जब उतने सारे मतलब कि महिलाओं के बारे में सुन सकते समझ सकते तो मेरे बारे में भी कहीं ना कहीं सुनेंगे समझेंगे। अभी 5 महीने में नहीं सुने? सर मुझे लगता है कि उनके तक ये बात नहीं पहुंचाई जाती है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो कुछ अधिकारी हैं ना वो अपनी बात वही लूटने के लिए अपनी कुछ कमियों को उनको नहीं दिखा पाते हैं। जी, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री इस चीजों से अभी तक अपरिचित है। जैसे ही उनको इस चीज का भान होगा मुझे पूरा भरोसा है कि वो आके और मतलब कि आगे क्या या फिर जैसे भी हो हम लोगों को रिजल्ट जरूर देंगे। अच्छा, एक अहम सवाल हम आपसे आपसे करना चाहते हैं। जो आपकी बहनें यहाँ पर सब लोग बैठी हुई हैं, आप लोगों की डिग्री क्या है? सर हमने मतलब कि मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, सीटेट के लिए एंट्रांस दिया। एंट्रांस बीएड के लिए एंट्रांस दिया। खेत बेच के हमारे पिताजी ने हमको बीएड करवाया। फिर उसके बाद मैंने सीटेट का एग्जाम दी, स्टेट का एग्जाम दी, उसमें सभी क्वालिफाई करते हुए मैं बीपीएससी में आई। बीपीएससी जब टीआरई 1 दी तो उसमें मैं 72 नंबर लेके आई थी। उसमें बीएड डीएलएड करके मुझे निकाल दिया गया। वहाँ रणनीति गवर्नमेंट की ये हो गई। दूसरी में गवर्नमेंट की रणनीति ये हुई कि भाषा अर्ता जो था उसको शून्य कर देना। वो टीआरई 2 की रणनीति थी। और टीआरई 3 की रणनीति ये है कि एकदम 50% पे सीट देना, रिजल्ट देना, और मतलब कि 100% में 50% पे रिजल्ट देना। टीआरई 1 से लेके टीआरई 3 तक हमारे गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों के साथ सिर्फ एक खेल खेल रहा है। अभी देखिएगा टीआरई 4 के कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया है जिसमें साफ तौर से बता दिया गया है कि 90,000 पोस्टिंग मतलब कि शिक्षकों की पोस्टिंग होने के बाद 60,000 सीटों की पोस्टिंग बच जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री से और अपने शिक्षा मंत्री से मैं ये कहना चाहती हूँ कि महोदय आप बताइए कि जब टीआरई 1 से लेके टीआरई 3 तक की आपने सीट भरी नहीं तो टीआरई 4 के बाद आप 60,000 सीट बचा कहाँ से रहे हैं? बताइए मुझे। यानी कि आप 90,000 में से ही 30,000 को रिजल्ट दीजिएगा और 60,000 उसमें भी बचाइएगा। जो खेल के बीच में भी नियम में बदलाव हो बिल्कुल, रहा है। आप सर देखिएगा, डाटा उठाइए और टीआरई 1 से लेके टीआरई 4 तक का अभी तक जो विज्ञापन जारी हुआ है मतलब कि नोटिफिकेशन आया है वहां तक आप उठा के देखिए। वो आपको एकदम मतलब ये होता है ना अपने सीने को एकदम छली छली करने वाली बात, मतलब कि शिक्षा मंत्री के द्वारा या फिर जिनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा है सीने को छली करने वाली बातें बता रहे हैं। उसमें फैक्ट समझिए, उनकी फैक्ट को समझिए, उनके विचार को समझिए। सर हम बेटियां हैं सर, हम लोग बहुत कष्ट से पढ़े हैं, मतलब हम अपने संघर्ष को बता नहीं सकते हैं। वो आपकी आंखों से झलक रहा है कि आप अपने संघर्ष को, क्योंकि आपने अभी कहा है कि पिताजी ने आपके खेत बेच जी सर बीएड करवाया। जी, मुझे मेरे पिताजी ने खेत बेच के बीएड करवाया तो इस उम्मीद में कि हमारी बेटी कहीं ना कहीं एक शिक्षिका बनेगी। घर में कितनी बहनें हैं आप? सर मैं 3 बहन और 3 भाई हूँ। अच्छा, जी और खेत बिक गया पढ़ने? जी बीएड करवाने के लिए मेरे पिताजी ने खेत और बेच बहनें दिया। जो हैं वो क्या उनको सलाह देते हैं आपकी बीएड वगैरह करें वो? सर मैं अपनी बहनों को क्या, मैं अपने दूर दूर के रिश्तेदारों तक या फिर मेरे से कोई एडवाइस भी मांगने आता ना, मैं उनके हाथ सामने जोड़ लेती हूँ कि बहना भैया सब करना, बीएड ना करना। उसके लिए जैसे सीता माता को तरह तरह की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी ना, वैसे ही सेम तुम लोगों को भी देना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं ना, देखो हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं की नहीं है।
कहीं की नहीं है बीएड करके। अगर हम 2 साल बीएड में टाइम दिए, 1 साल सीटेट में टाइम दिए, 1 साल स्टेट में टाइम दिए, 4 साल में सर हम किसी ना किसी बढ़िया सा ऑफिसर का तैयारी करके आज ऑफिसर बन के बैठे रहते हैं। और जो ऑफिसर बन के इतना दादागिरी दिखा रहे हैं ना, सीट चुरा रहे हैं, उनको उनकी असली औकात तक दिखा देते हैं। रियली मैं बता रही हूँ सर, जितना मेरे अंदर गुस्सा है ना, मैं कुछ मतलब कि कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए, मैं क्या कहूँ। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं, संवेदना की कमी है यहाँ पर। अब स्थिति ये है हुजूर, जरा समझिए इसको गौर से, कि भाई अगर एक जो महिला है जिसके बारे में आप हमेशा दंभ भरते हैं कि आधी आबादी जो है वो हमारे साथ है, हमारे बारे में सोचती है, तो वो मसला कुछ और है। लेकिन ये जो मसला है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब एक बच्ची जो है ये कह रही है कि बीएड के लिए हम कतई सलाह नहीं देंगे, तो जितना भी दुकान खुली है बिहार में, शटर गिरने वाला है उन दुकानों का, जो हाल है ये समझने वाली बात है। और बाकी जो स्थिति बन रही है वो यहाँ है गर्दनी बाग में, देख सकते हैं। ये तख्ती जो है वो क्या कह रहा है, ये आखिरी वक्त में लोग जब हार जाता है तब इस बात को कहता है कि मुझे ये सप्लीमेंट्री दो या फिर फांसी दो। निश्चित तौर पर ये हार चुके लोग हैं और इसे हराने का जिम्मेदारी किसी और को नहीं जाएगा। चुनाव नजदीक है, जरा समझने का प्रयास किया जाए कि क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर एक बच्ची है तो इसके घर में कम से कम 10 सदस्य हैं। अरे 3-3 6 भाई तो ये अपने हैं, भाई बहन, तो 6 वोट ऐसे समझ लीजिए। बाकी जो इनके रिलेटिव्स हैं वो क्या खेल खेल सकते हैं। माता पिता भी 8 वोट हम खुद देने वाले और 52 पट्टी यानी 51 हमारे जो अंकल आंटी दादा दादी जो होते हैं ना वो हैं। महोदय इस बार तो आपका हाल इतना बेहाल करेंगे, इतना बेहाल करेंगे कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम क्या क्या कर देंगे आपके साथ। हम क्या, हमारे साथ हमारे बीपीएससी के भी मतलब क्या अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी टीआरई 3 के भी अभ्यर्थी हैं, ब्लेट्रॉन वाले अभ्यर्थी हैं। आप किससे किससे बचिएगा महोदय, बताइए जरा हमको, किससे किससे बचिएगा। चलिए, तो अब समझने की जरूरत है। और आखिर में बस एक बात ही कहेंगे कि जिसको आप इतना तवज्जो दे रहे हैं, जिस विधा को, कि भाई बिहार जो है वो ज्ञान की भूमि है, यहाँ सिद्धार्थ को भी बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और वो बुद्ध बन गए थे। वही धरती है जहाँ के बच्चे आज गर्दनी बाग में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका दुष्परिणाम तो सामने आने ही वाला है। नहीं तो इस पर कुछ भी हो, इनको संज्ञान में लिया जाए और इनके लिए कुछ बातें जो हैं, अगर है सकारात्मक संभव है तो किया जाए, अदरवाइज स्पष्ट कह दिया जाए कि भैया हम क्षमा प्रार्थी हैं, नहीं होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। तो निश्चित ये लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, इन्हें यहाँ धूल फाकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम इंतजार करते हैं कैसे परिदृश्य बदलता है और क्या कुछ आयाम जो है वो बदलते हैं इनके कैरियर और उज्जवल भविष्य को लेकर। बिहार में बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।